जरा आपसे पहला कमेंट। देखिए डॉक्टर साहब, जो राज्यों के विधानसभाओं के उपचुनाव हुए हैं उनको लेकर एक मान्यता हमेशा से रही है, एक परंपरा सी बन गई है कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है आमतौर पर उपचुनाव वो पार्टी जीत जाती है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले का जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वहां आज मतदान हुआ है। बहुत ज्यादा फर्क उस नतीजे से नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी तो कांग्रेस यहाँ बहुत बुरी गति से होकर गुजरी है। पूरी 29 की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस हार गई थी। विधानसभा में भी नवंबर 2023 में बीजेपी ने शानदार यहाँ प्रचंड जीत दर्ज की थी। तो उस एक सीट से बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश का सिर्फ उदाहरण लेकर चले तो वो कमलनाथ नकुलनाथ के अपने संसदीय क्षेत्र की सीट है, तो एक बार उनकी खुद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। वे लोकसभा चुनाव हार चुके हैं नकुलनाथ अभी। बाकी राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है कि जो विधानसभाओं के उपचुनाव हैं अगर वहां सत्ताधारी पार्टी चुनाव हारती है तो उसका संकेत आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उसके लिए असहज करने वाला होगा। लोकसभा चुनाव चूंकि अभी अभी खत्म हुआ है तो जनता का जो मानस है वो अभी मोदी विरोधी है, बीजेपी विरोधी। लेकिन इसकी एक बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, उस पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र में अब 3-4 महीने बचे हैं विधानसभा के पूरे चुनाव होने में, इसलिए बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वहां अगर महाविकास आघाड़ी उपचुनाव में जीतती दिखाई देती है तो अब लोकसभा में विधानसभा चुनाव में उसका हौसला बढ़ जाएगा जी। अब जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के यानी नरेंद्र मोदी के सहयोगियों के फेविकोल वाले गठजोड़ का है, वो अभी तो नहीं दिखाई देता। ये गठजोड़ कितना कमजोर है इसकी बानगी अभी इस बजट सत्र में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों बड़े जो सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं भी हैं। उन्हें अपने राज्य में अपनी पार्टी बचानी है, वहां अपने जो मतदाता है उसका जो अपना वोट बैंक है उसको संतुष्ट रखना है, उसकी उम्मीदों के मुताबिक राजनीति करनी है। और उन दोनों ही नेताओं का, जिनका अभी आपने एक दृश्य दिखाया जो इंजीनियर के पैर छूने के लिए बढ़ रहे थे जी, वे और चंद्रबाबू नायडू फिलहाल कम से कम इस पायदान पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लालायित नहीं है, क्योंकि वे ये जानते हैं कि अगर इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ जाकर अगर प्रधानमंत्री बन भी गए तो उनका कुर्सी पर रहना और उनकी सरकार इसी तरह डावाडोल रहेगी जैसे इस वक्त एनडीए गठबंधन की सरकार है। इसलिए बेहतर ये होगा कि अपने अपने राज्य, अपने अपने सूबों को बचाकर रखें। अपनी सूबेदारी बची रहेगी तो केंद्र की राजनीति में दखल देने लायक रहेंगे, वरना जो हाल बीजू जनता दल का हुआ है, नवीन पटनायक का, जो हाल वाईएसआर वाले जगन मोहन का हुआ है, वही हाल इन दोनों का अगर हो गया तो अपने राज्य में ही किसी लायक नहीं बचेंगे तो केंद्र में क्या भूमिका अदा करेंगे। मुझे लग रहा है अभी हमें 20-22 तारीख को बजट सत्र जब शुरू होगा, शायद 22 तारीख को होना है, तो इन दोनों राज्यों की जो इन दोनों राज्यों की जो बड़ी मांगे हैं डॉक्टर साहब, जो खास विशेष पैकेज मांग रहे हैं 48,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, उन मांगों को लेकर नरेंद्र मोदी का और एनडीए सरकार का क्या रुख होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बजट सत्र के बाद ये जो झूला झूल रही है सरकार वो उसकी पीकें और कितनी लंबी होने वाली है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बजट देखिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने राजनीति और राजनय, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, इसके बहुत बारीक अंतर को मिटा दिया है। नरेंद्र मोदी ने राजनय को समझा ही नहीं। भारत वो देश है, जो प्रशांत जी अभी बात कर रहे थे, कुछ निरपेक्ष आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, उसके संस्थापकों में से, उसके प्रणेताओं में से भारत रहा। वो भी उस दौर में जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, 2 ध्रुवीय विश्व था, शीत युद्ध का दौर था, तब भारत ने अपने राजनय के कौशल से संतुलन बना के रखा और जब जरूरत हुई तो अमेरिका के 7वें जहाजी बेड़े को आंखें दिखाने के लिए रूस की मदद इंदिरा गांधी ने ली और 7वें जहाजी बेड़े को लौटकर जाना पड़ा।
इसके बाद हमेशा हमारी भारत की जो विदेश नीति है वो इसी तरह से शक्ति संतुलन के बीच अपनी राह बनाने की रही। इसका बहुत तार्किक और दिलचस्प उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी का वो बहुत चर्चित कथन। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उनसे पूछा गया विदेश नीति क्या होगी जनता पार्टी की सरकार की, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि विदेश नीति पार्टी की नीति नहीं होती। भारत की विदेश नीति जो हमेशा से रही आई है, जनता पार्टी की सरकार में भी वही विदेश नीति रहेगी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, शास्त्री जी की या इंदिरा गांधी की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी अलग ही कोई विदेश नीति इजाद कर दी। हमारी परंपरागत विदेश नीति को बलाए ताक रखकर एक ऐसा काम किया जो दुनिया के इतिहास में उससे पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने सड़कों पर उतर आए, नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार। मैं समझता हूं विदेश नीति की किताबों में आने वाले कल में पढ़ाया जाएगा कि इतनी बड़ी धृष्टता, इतनी बड़ी गलती भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री कर सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश, दुनिया के दरोगा के राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने चला जाए। ये शायद दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा प्रशांत जी, कम से कम मुझे याद नहीं है कि किसी ने इस तरह दखल दिया हो, और दिया भी हो तो भारत के प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए। इस वक्त भी वे शक्ति संतुलन बनाने में नाकाम रह रहे हैं लगातार। अमेरिका से जैसी टिप्पणियां, व्हाइट हाउस से जैसी टिप्पणियां हमारे आंतरिक मसलों में आ रही हैं, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा को लेकर हो, मीडिया की आजादी को लेकर हो, और तमाम विषय हो, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल एनडीए सरकार का नहीं, सवाल भारत सरकार का है, भारत की विदेश नीति का है। और आज फिर उन्होंने, कल फिर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है, रूस में जाकर भारतीयों के बीच कह दिया 2014 से पहले भारत निराशा और हताशा के गर्त में गिरा हुआ था, हताशा में जकड़ा हुआ था। ये भी कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं करता। हम लोगों ने विस्तार से बात डीवी लाइव पर की है उसके बारे में। दूसरा एक विषय मैं जोड़ना चाहता हूं, अमलेंदु जी ने जो मध्य प्रदेश का जिक्र किया था, अमलेंदु जी, मध्य प्रदेश का बजट अभी आया 7 दिन पहले 3,65,000 करोड़ का। मजेदार बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार पर लगभग इतना ही कर्जा है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। वो जो बाजार से कर्ज लेने की बात अमलेंदु जी कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा। मोहन यादव की सरकार पहली बार नहीं कर रही। जब शिवराज सिंह की सरकार थी तब भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट संस्थाओं से कर्जा लिया था। वो कर्जा भी अमलेंदु जी 23,000 करोड़ का दिसंबर 2023 में हो चुका था। यहां तक कि जब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी तब निर्वाचन आयोग से पूछकर, रिजर्व बैंक से अनुमति लेकर 3 बार कर्जा लिया था मध्य प्रदेश की सरकार ने आचार संहिता के समय में। इस पूरे कर्ज का इतना ब्याज जाता है कि ये कर्ज ही चुकने वाला नहीं है। ये तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है। यद्यपि तमाम राज्यों की लगभग ऐसी स्थितियां हैं। आर्थिक स्थिति अंदर से कैसी हम सब जानते हैं। हमारे संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो वित्तीय विभाजन है, उसका जो बंटवारा है संसाधनों का, वो भी इसमें एक बड़ा कारण बन रहा है। तो कुल मिलाकर अंतिम बात, राहुल गांधी की बात आपने कही राजीव जी, कि राहुल गांधी अपनी भूमिका में अपने आप को नरेंद्र मोदी से लगातार एक पायदान ऊपर उठाते चले जा रहे हैं। उनकी विदेश यात्राओं का सुनील जी ने जिक्र किया था। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की आलोचना होती रही जब वे कैम्ब्रिज या हार्वर्ड में भारत में जो लोकतंत्र को लेकर खतरे हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी, राहुल गांधी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जैसा नरेंद्र मोदी जी बोलते रहे। जैसे उन्होंने दक्षिण कोरिया और चीन में कहा था कि लोग सोचते थे 2014 से पहले कि पता नहीं कौन से पाप किए थे कि भारत में जन्म लेना पड़ा। हम में से कोई ऐसा महसूस नहीं करता था, न सोचता था, पता नहीं मोदी जी को किसने सूचना दी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सिर्फ 31 दिनों में इतनी लंबी लकीर खींच चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अभी उस लकीर को काटने में, काटना तो बेहतर नहीं होगा, उससे आगे, उससे बड़ी लकीर खींचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वे देश को एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। मोदी जी देश को संबोधित ही नहीं कर पा रहे। इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे हैं रूस जाके, मास्को में, लेकिन भारत के लोग सुनना चाहते हैं नीट पर उनके विचार,
मणिपुर पर उनके विचार, तमाम और इतनी आपदाएं देश में सामने हैं, उन पर उनके विचार सुनना चाहते हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी सीधे देश से बात नहीं करेंगे और राहुल गांधी हर दिन देश और देश के लोगों से बात करने सड़कों पर उतरते रहेंगे, तब तक राहुल गांधी की लकीर और लंबी होती चली जाएगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लंबी लकीर राहुल गांधी कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की लकीर यहाँ छोटी और